एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, भारत बायोटेक के एमडी ने आज एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वैक्सीन पर जो उनके सवाल उठ रहे थे उन तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनकी वैक्सीन पर उठ रहे सवाल गलत है, क्योंकि वो वैक्सीन बनाने वाली एक ग्लोबल कंपनी है जिसकी दुनिया के कई देशों में ट्रायल इस वक्त चल रहे हैं और इनमें विकसित देश भी शामिल हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को इससे कहां कोई फर्क पड़ता है। उन्हें तो बस हर चीज में विवाद चाहिए और इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है। देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। इससे लाभ विदेशी ताकतों को, इससे लाभ बाहरी लोगों को। $135 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए इससे बड़ी राहत की बात क्या होगी कि एक साथ दो वैक्सीन को मंजूरी मिली और उसमें भी एक स्वदेशी वैक्सीन है। देश के लिए यह गर्व की बात है, लेकिन लगता है कि राहत की यह खबर राजनेताओं के लिए किसी आफत से कम नहीं है। जिस देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1.5 लाख को छूने वाला है और 1 करोड़ के पार केस पहुंच चुके हैं, वहां वैक्सीन लगने से पहले ही पॉलिटिक्स का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि तीसरे चरण के ट्रायल के पूरे हुए बिना ही भारत बायोटेक को मंजूरी कैसे मिल गई। शशि थरूर ने ट्वीट किया, कोवैक्सीन का अभी तक तीसरे चरण का परीक्षण नहीं हुआ है, इसलिए समय से पहले ही इसे मंजूरी देना और खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन, कृपया स्पष्ट करें, जब तक इसके ट्रायल का अगला चरण पूरा नहीं हो जाता, इस वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। देश की पहली स्वदेशी कोवैक्सीन को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने तो और बड़ा दावा कर दिया। कह रहे हैं कि ट्रायल के अंतर्राष्ट्रीय मानक ही बदले जा रहे हैं। भारत बायोटेक एक बड़ी कंपनी है, लेकिन जिस तरह ट्रायल के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को कोवैक्सीन के लिए बदला जा रहा है, वो हैरान करने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री को इस पर सफाई देनी चाहिए। थरूर और जयराम रमेश जैसे नेताओं की गिनती कांग्रेस की एलीट क्लास में होती है। इनके दावों की हकीकत तो चंद मिनट में आपको पता चल जाएगी, लेकिन उनका क्या, जो अपने सीनियर की राह पर चलकर काफी कुछ बोल गए। जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है कि यहाँ भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। नेताजी कह रहे हैं कि जैसे दूसरे देशों के बड़े बड़े नेताओं ने वैक्सीन लगवाई, वैसे ही पीएम मोदी के वैक्सीन लगवाने से लोगों को वैक्सीन पर भरोसा हो जाए। अब इनको कौन समझाए कि वैक्सीन फरमाइश देखकर नहीं, जरूरत देखकर लगवाई जानी है। रही बात भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर उठाए जा रहे सवालों की, तो सबसे पहले इन्हें देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के निदेशक और देश में मेडिकल रिसर्च की सबसे बड़ी संस्था आईसीएमआर के महानिदेशक को सुन लेना चाहिए। उनका डेटा आया है फेज 1, फेज 2 एनिमल स्टडीज में, उस पर हमें पूरा विश्वास करना चाहिए। हमारे रेगुलेटर्स ने बहुत बारीकी से सारे डेटा को देख के ही अप्रूवल दिया है। र्यूमर्स फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। दोनों वैक्सीन बिल्कुल सेफ हैं और इसका डेटा बड़े डिटेल में और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको प्रेजेंट किया गया है। कुछ हद तक ये डेटा पब्लिकेशन के लिए भी भेजा गया है, इसलिए हम सब वेट करते हैं कि वो पब्लिश जल्दी से हो, सब लोग उसको देख पाए और अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए। We presume and hope that potentially the Bharat Biotech vaccine will have some potential advantage over other vaccines on this new strain. कोवैक्सीन न सिर्फ मौजूदा वायरस बल्कि ब्रिटेन के नए स्ट्रेन से मुकाबला करने में भी सक्षम होगी, ऐसा आईसीएमआर कह रहा है। और अगर इतने से भी नेताओं का मन न भरे, तो वैक्सीन को अप्रूवल देने वाली संस्था ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई को सुन लेते, जिन्होंने भी यह स्पष्ट कर दिया कि क्लिनिकल ट्रायल के लिए ही अभी अप्रूवल मिला है। में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है। ऑफकोर्स 100%। देश के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के दावों के बाद खुद भारत बायोटेक की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई।
भारत बायोटेक ने बताया कि हम ब्रिटेन समेत 12 देशों में क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। हमने ये साबित किया है कि भारत सिर्फ नकल नहीं कर सकता बल्कि इनोवेट भी कर सकता है। फिर भी हम पर सवाल किए जा रहे हैं। People just talking about gossiping everything in a different direction to just backlash on the Indian companies. That is not right for us. We don't deserve that. And I think H1N1 then, Ebola, a good example, Ebola vaccine was never completed a human clinical trial at all when Merck developed. WHO has done emergency authorization to do it in Liberia and Guinea. US government says if you have good immunogenicity data, can be done in emergency authorization. इससे पहले सवाल उठाने वालों को खुद स्वास्थ्य मंत्री जवाब दे चुके थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, एक महत्वपूर्ण मुद्दे का राजनीतिकरण करना किसी के लिए भी शर्मनाक है। शशि थरूर, अखिलेश यादव और जयराम रमेश वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए विज्ञान समर्थित प्रोटोकॉल का अच्छी तरह से पालन किया गया। इसे बदनाम करने की कोशिश न करें। जागिए और महसूस कीजिए कि आप केवल अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग वो हैं कि छुप करके लगवा लेंगे और लोग को इस तरह की बातों में भ्रम में रखेंगे। राजनीतिक दृष्टि से बोल रहे हैं। ये भाजपा की वैक्सीन नहीं है, ये कोरोना की वैक्सीन है। भाजपा की वैक्सीन तो सन 2017 में लगी थी और उसका असर 5 साल रहता है। अब 2022 में फिर लगेगी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल जारी है। पिछले साल 30 जून को सरकार ने इस कंपनी को ट्रायल की इजाजत दी थी और 7 दिसंबर को कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल का आवेदन किया गया। 380 लोगों पर किए गए फेज 2 के ट्रायल के नतीजे 23 दिसंबर को आए। पहले और दूसरे चरण के परीक्षण में शामिल 800 लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। भारत बायोटेक का दावा है कि देश भर में 23,000 वॉलंटियर्स पर तीसरे चरण का ट्रायल हुआ है। कल यानी 3 जनवरी को सरकार ने कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन को भी इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी। भारत बायोटेक के एम्स में चल रहे क्लिनिकल ट्रायल्स को देख रहे डॉक्टर भी बताते हैं कि दुनिया भर में जिन बाकी वैक्सीन को इजाजत मिली है उनका भी तीसरा चरण पूरा नहीं हुआ है और उन्हें भी इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिली है। किसी का फेज 3 ट्रायल, किसी भी वैक्सीन की जो 8 वैक्सीन को मंजूरी मिली हुई है, किसी के फेज 3 ट्रायल खत्म नहीं हुए हैं। ये लोगों को जो है थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो है इंट्रीम एनालिसिस करके बेस्ड ऑन जैसे फेज 3 ट्रायल चल रहा है, बीच का एनालिसिस करके कि वैक्सीन कितना इफेक्टिव है ये जानना। जब आपके पास आपात स्थिति होती है तो आपको बहुत ही युद्ध स्तर पर कार्य करना पड़ता है। जब आप नॉर्मल प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं तो अलग पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन जब आप युद्ध स्तर पर किसी ऐसी गंभीर से है, मान लीजिए हम सारे पैरामीटर्स को पूरा करने में 10 साल लगाएं और तब तक हमारी आधी आबादी जो है बीमार हो चुकी हो या मृत्यु दर ज़्यादा हो जाए, तो हमें उसका बेनिफिट कहाँ से मिलेगा। कोवैक्सीन हर जरूरी ट्रायल से गुजरने के बाद इमरजेंसी अप्रूवल तक पहुंचा है। सबसे पहले इसका परीक्षण जानवरों पर किया गया। इसके बाद पहले चरण में सेफ्टी और दूसरे चरण में इम्यूनोजेनिसिटी का परीक्षण किया गया। जब दोनों ही चरणों में ये सही पाई गई तो इसे तीसरे चरण की अनुमति दी गई और DCGI ने 1 जनवरी तक हुए तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल डेटा को एनालिसिस करने के बाद ही इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। जिन वैक्सीन का स्वागत WHO कर रहा है, उन पर सवाल उठाने वाले अगर एक बार वैक्सीन की मंजूरी का खाका ठीक से पढ़ लेते तो शायद आज देश में वैक्सीन से ज्यादा इस पर हो रही राजनीति की चर्चा नहीं होती। लेकिन ये तो वो जगह है जहां विदेश से पढ़कर आया पार्टी का अध्यक्ष राजनीति के बीच डालता है तो पार्टी के नेता फसल काटने आ जाते हैं। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिए वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। वैक्सीन के अप्रूवल मिलने से पहले ही PM मोदी ने देश को सलाह दी थी कि किसी अफवाह में न पड़े। जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। सामान्य मानव का कितना नुकसान हो रहा है इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा, अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। फेज 3 का ट्रायल कई महीनों तक चलता है और दुनिया भर में जिन वैक्सीन को मंजूरी मिली है उनके भी तीसरे चरण के ट्रायल अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। इसके बावजूद जानबूझकर भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन पर निशाना साधे जाने को लेकर
बीजेपी हमलावर है। विदेश के अखबारों में कई जगह छपा हुआ है कि भारत ने इंडिजिनस वैक्सीन तो बनाया, किंतु भारत के अंदर इसको लेकर द्वंद्व हो रहा है। इससे लाभ किसको होगा? इससे लाभ विदेशी ताकतों को होगा, इससे लाभ बाहरी लोगों को होगा। भारत बायोटेक ने उन तमाम मानकों का पालन किया है जिसके आधार पर इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद सरकार के विरोध के नाम पर कुछ पार्टियां दावा कर रही हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि इस वैक्सीन से भारत की साख जुड़ी हुई है और महामारी के इस दौर में लोगों को बचाने के साथ साथ विश्वास बनाए रखने की जरूरत को सरकार समझती है। देखिए, भारत में वैक्सीन के अप्रूवल को लेकर सियासत हो रही, देखा आपने, शुद्ध देसी राजनीति, सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ आप नजर डालिए दुनिया में, वहां दूसरे मुल्कों में वैक्सीनेशन कैसे हो रहा है। देश में हो रही सियासत के बीच हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर दुनिया के जिन दूसरे देशों में कोरोना की वैक्सीन लग रही है, उन देशों ने अपने यहां वैक्सीन को अप्रूव कैसे किया, कब और कैसे वो अप्रूवल मिला। हमारी अगली रिपोर्ट देखकर आपको ये पता चलेगा कि जब हम वैक्सीन को लेकर भ्रम वाली सियासत से जूझ रहे हैं, तब दुनिया के कई देशों में लाखों लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग भी चुकी है। भारत में वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे सियासी भ्रम के बीच सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि दुनिया के अलग अलग देशों में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। इस वक्त दुनिया के 10 से ज्यादा देशों में कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो चुका है। ब्रिटेन वो पहला देश है जिसने कोरोना वैक्सीन को सबसे पहले मंजूरी दी थी। ब्रिटेन ने 2 दिसंबर को फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी दी थी। पिछले साल 8 दिसंबर से ब्रिटेन में टीकाकरण चल रहा है। बहरीन में फाइजर वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल का अप्रूवल 5 दिसंबर 2020 को ही दिया जा चुका है। कनाडा ने 9 दिसंबर को फाइजर वैक्सीन को अप्रूवल दिया। यहां 14 दिसंबर से टीकाकरण चल रहा है। अमेरिका में भी फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। 14 दिसंबर से टीके लगाए भी जा रहे हैं। सऊदी अरब में 10 दिसंबर को फाइजर वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। मैक्सिको में भी फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है। इजराइल में भी कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। अर्जेंटीना में भी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में रूस की स्पुतनिक वैक्सीन के टीके लगने शुरू हो चुके हैं। मोरक्को में भी चीन की वैक्सीन सिनोफार्म के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। मिस्र भी चीन की वैक्सीन सिनोफार्म को मंजूरी दे चुका है। भारत में वैक्सीन को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल तो हो चुके हैं, लेकिन तीसरे फेज के रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि दूसरे देशों ने जिन वैक्सीन को मंजूरी दी वो किस आधार पर दी गई, किस वैक्सीन को किस देश में कैसे अप्रूवल मिला, यह समझिए। सबसे पहले बात करते हैं फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन की। इसे कनाडा और अमेरिका ने मंजूरी दी। यह मंजूरी तीनों फेज के ट्रायल के नतीजे सामने आने के बाद दी गई। मॉडर्ना की वैक्सीन को भी कनाडा और अमेरिका ने मंजूरी दी है। यह मंजूरी भी तीनों फेज के ट्रायल के नतीजे सामने आने के बाद मिली है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी ब्रिटेन, अर्जेंटीना और भारत ने दी है। इसके भी तीसरे फेज के ट्रायल के नतीजे आ चुके हैं। जबकि रूस की स्पुतनिक वैक्सीन को अगस्त में अप्रूवल मिला था, जब वो फेज 3 के ट्रायल में ही थी। उसके नतीजे पर कई लोगों ने सवाल भी उठाए थे। इसी तरह चीन की वैक्सीन सिनोफार्म को तीसरे फेज के रिजल्ट आए बिना ही अप्रूवल मिला।
और इसके नतीजों को लेकर वहां के एक्सपर्ट्स ने सवाल भी उठाए थे। चीन की दूसरी और वैक्सीन को भी इसी तरह बिना तीसरे फेज के नतीजे आए मंजूरी दी गई। फेज 3 ट्रायल ये नहीं होता कि 2 महीने और 4 महीने 6 महीने में, ये जो है सालों चलेगी, अभी कई सालों तक चलते रहेंगे। किसी का फेज 3 ट्रायल किसी भी वैक्सीन की, जो 8 वैक्सीन को मंजूरी मिली हुई है, किसी के फेज 3 ट्रायल खत्म नहीं हुए हैं। ये लोगों को जो है थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो है इंट्रीम एनालिसिस करके, बेस्ड ऑन जैसे फेज 3 ट्रायल चल रहा है, बीच का एनालिसिस करके कि वैक्सीन कितना इफेक्टिव है ये जानना। तो वैक्सीन इफेक्टिव जो है एंटीबॉडीज टाइटर जो है फेज 2 में जो इसको वैक्सीन का हुआ है वो काफ़ी जो है उत्साहवर्धक रहा है, इंक्रीजिंग रिजल्ट्स रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जो है 80% से ज़्यादा लोगों में पाए गए। यहां आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि जहां हमारे देश में 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिलने के बाद भी सियासत हो रही है, वहीं दूसरे देशों में टीकाकरण अभियान जोरों पर चल रहा है। जरा कुछ देशों में 3 जनवरी तक हुए टीकाकरण के आंकड़े देखिए। चीन में करीब 45 लाख, अमेरिका में करीब 42 लाख, इजराइल में 11 लाख, ब्रिटेन में 9,44,539, रूस में करीब 8 लाख, जर्मनी में 2,38,809, इटली में 1,14,349, कनाडा में 1,12,246, बहरीन में 60,689, अर्जेंटीना में 32,013 और मैक्सिको में 24,998 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।